हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में लेक्चर नंबर फर्स्ट पार्ट में थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। तो उसमें मैं आगे जोड़ूंगा। जस्ट आपको वीडियो को कंटिन्यू रखना है और प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद ही इसको देखना है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू था जिसके कारण प्रॉब्लम हो गया। तो हम लोग बात कर रहे थे परिवर्तन में। तो ढेर सारा देखिए, रासायनिक परिवर्तन करने के बाद जो आप रिजल्ट निकालते हैं उसमें आप देखते हैं कि 4 प्रकार के रिजल्ट आपको मिलते हैं। 4 प्रकार के परिवर्तन आप में होते हैं रासायनिक परिवर्तन में। तो पहला परिवर्तन आपने अवस्था परिवर्तन देखा। आपने देखा गैस से गैस जो है द्रवीय अवस्था में आ जाता है या द्रव दूसरी अवस्था में आ जाता है। अवस्था में एक परिवर्तन, मैंने एक उदाहरण लेके आपको बताया। उसके बाद रंग में परिवर्तन आपने देखा, ठीक है, कि चाय का मैंने उदाहरण दिया है ना, कि जैसे दूध है और जल है और दूध के साथ जल, चाय पत्ती वगैरह आप मिलाते हैं। उसके बाद न तो वो चाय पत्ती के रंग का होता है, न तो दूध के रंग का होता है, उसका रंग सबसे डिफरेंट हो जाता है, कत्थई रंग का। इसके बाद देखिए हम जो मूल बात करने जा रहे हैं वो तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन क्या है? आपके यहाँ अमूमन जो है चूना इस्तेमाल किया जाता है। सभी लोग बड़े बुजुर्ग जो है चूना खाते होंगे और चूना लगाते होंगे आप सबको। तो चूना तंबाकू वगैरह खाते हैं, तो चूना को ले लीजिए। तो चूना 2 प्रकार का आप स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे हाई स्कूल में। तो एक होता है बिना बुझा हुआ चूना, एक बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना क्या है? बिना बुझा हुआ चूना का मतलब स्टोन। चूना जो होता है वो स्टोन, लाइम पूरा स्टोन में। तो कहने का मतलब जिसमें जल की मात्रा ना हो, जल की मात्रा ना हो, जल डाल के उसको बुझाया ना गया। इसे आग लगी है तो आग लगा, जब आग को बुझा दिया गया तो बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ। ठीक है, उसी तरह से आप समझ लीजिए कि जो चूना है तो जो स्टोन होता है उसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में बिना बुझा हुआ चूना में पानी आप मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? पानी, जल। कैल्शियम ऑक्साइड में अगर उसमें पानी मिला दीजिए और रख दीजिए किसी पात्र में, तो वह पात्र पूरी तरह से क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो पहले तो देखिए ठंडा था, अब क्या टेम्परेचर हो गया? गर्म। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तापमान में भी इसमें परिवर्तन होता है। तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझा हुआ चूना। शांत हो गया, आपने पानी डाल दिया इसमें और इसमें पानी नहीं है, चूना पत्थर है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में होगा और ये किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में होगा और ये एक्वाटिक फॉर्म में होगा, एक्वा फॉर्म में। इसके बारे में अभी चर्चा करूंगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। देखिए O कितना है? 2 है। H कितना है? 2 है। एटम को मिलाना है, ये सब चीज़ों के बारे में आगे चर्चा करूँगा। तो इस तरह से देखा आपने, सामान्य रहने से समझ लीजिए कि तापमान में परिवर्तन होता है। इसके बाद गैस का उत्सर्जन, चौथा नंबर क्या होता है? गैस का उत्सर्जन, एक्सटर्सन। गैस का उत्सर्जन कैसे होगा इसको समझ लीजिए। जिंक ले लीजिए, जिंक में H2SO4 का रिएक्शन करा दीजिए तो जिंक सल्फेट तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा? जिंक सल्फेट। और जो H2 है गैस, ये बन के ऊपर उड़ जाएगा। ये एक्वाटिक फॉर्म में होगा, ये सॉलिड है और ये लिक्विड फॉर्म में आपका। तो समझिए इस चीज को। ये जिंक है एक पदार्थ, जिंक में H2SO4 डाल दिया गया, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 जब डाल दिया गया तो उसके बाद ये जिंक सल्फेट अलग हो जाता है, हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाता है। ये नॉर्मल कंपाउंड है, इनको आप लोग पढ़ चुके हो, स्टडी कर चुके हो। तो आपने रासायनिक परिवर्तन में 4 चीजें देखी मूल रूप से। नंबर 1, उसकी अवस्था में बदल जाता है। ठोस है तो द्रव, द्रव है तो गैस, गैस है तो ठीक है। रंग में बदलाव, काला है तो नीला, नीला मतलब ऐसा होगा। तापमान में परिवर्तन, उसका टेम्परेचर बदल जाता है, ठंडा है तो गर्म है, गर्म है ठंडा। गैस का उत्सर्जन, गैस निकलती है। अरे सीधी सी बात, आप जल को गर्म करते हो तो क्या होता है? गैस निकलता है नहीं निकलता? कॉमन सी बात। इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट बताएं। और जो है वीडियो बीच में कट हो गया था, एक्चुअली में बताना पूरा था लेकिन कट हो गया था, तो उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग, इस वीडियो में आप लोग कंटिन्यू देखिए, आगे देखिए। अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा किया उसमें हम लोगों ने अभी तक ओनली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये हो गया कि परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आता है और उसमें एक विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने का जो तरीका होगा, विभिन्न प्रकार के रासायनिक संकेतों के द्वारा
उसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। तो हम चर्चा करते हैं केमिकल रिएक्शन पे, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या? सबसे पहले इसको लिख ले। रासायनिक अभिक्रियाओं को, रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाओं को या तत्वों की प्रक्रियाओं, तत्व क्या होते हैं इसमें? रासायनिक अभिक्रियाओं को तत्वों की प्रक्रिया, ये वर्ड अगर तत्वों की प्रक्रिया न समझ में आ रही हो तो इसको लिख सकते हैं या अभिकारक तथा उत्पाद के रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना। बड़ी उटपटांग सी बातें हुई। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके जो है, ठीक है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को तत्वों की प्रक्रिया, उसको तत्वों के द्वारा लिख दीजिए। जैसे तत्व जैसे है ना, जो भी तत्व है, जैसे आयरन है तो आयरन, उसके सिंबल जो है उन सिंबलों के द्वारा उसको लिखना है। आयरन ऑक्साइड है तत्व, या आप यौगिकों के रूप में भी उसको लिखेंगे, ठीक है, तत्व या यौगिकों के रूप में लिखेंगे, लेकिन संकेतों के द्वारा, रासायनिक प्रतीकों या संकेतों के द्वारा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को तत्वों की प्रक्रिया या अभिकारक या उत्पाद जो बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उसको रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना, रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना तथा रासायनिक संकेतों का इस्तेमाल करना, संकेतों का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जितनी भी चीजें, जैसे आप जल को आप जल नहीं लिखेंगे, जस्ट वो लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके फॉर्मेशन को भी ध्यान देना पड़ेगा कि इसका फॉर्मेशन क्या है। ठीक, तो मैं चर्चा करता हूँ, कुछ स्टेप वाइज आपको चर्चा कर देता हूँ कि किस तरह से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक समीकरण को समझ लीजिए। रासायनिक समीकरण है क्या? रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों के द्वारा व्यक्त करना, प्रतीकों के द्वारा लिखना। ठीक है, रासायनिक प्रतीकों के द्वारा लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, मैं थोड़ा सा इसके ट्रिप्स में आऊँगा। नंबर एक में देखिए, पहले पार्ट में आपको अभिकारक लिखना पड़ेगा और दूसरे पार्ट में उत्पाद लिखना पड़ेगा। पता ही है, अभिकारक मतलब जो भी पदार्थ हैं, चीनी है, क्या है, जैसे NaCl है, नमक है, उसमें आप जल मिला देते हो, ऐसा कुछ। उत्पाद क्या बनता है? NaOH का होल ट्वाइस, NaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस। देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। Na2 और O कितना है? O भी आपका 2 है, H भी क्या है आपका 2 है, O भी क्या है आपका 2 है और H भी क्या है आपका 2 है। उसके बाद Cl भी आपका क्या है 2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर हम इसमें 2 कर दें तो यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 4Na हो जाता है। कितना Na हो जाता है? 4Na हो जाता है। तो एक प्रकार से इसके प्रोडक्शन को इस तरह से समझ लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कुछ भी बनता है। अभी हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो फंस जाएगा मामला। NaCl ऐसे है ना, और जल है, और इससे आप कुछ बनाते हो, उत्पाद बनाते हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हो और गैस बनाते हो क्या। ठीक है, इसको केवल समझने के लिए है, कुछ खास नहीं। तो पहले में अभिकारक लिखेंगे, दूसरे में उत्पाद। अभी मैं बनाने के प्रोसेस को चला रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग राइट करेंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? पहले अभिकारक फिर उत्पाद। उसके बाद क्या करना है? देखिए, उसके बाद समझिए, इसमें देखिए एक अभिकारक है कि 2 अभिकारक हैं, कितने अभिकारक हैं उनको लिखेंगे और ये एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ये एरो बीच में रहेगा, ठीक है, तीर।
ठीक है, यहाँ पर उत्पाद रहेगा, एक उत्पाद है एक, दो उत्पाद है दो, तीन उत्पाद, जितने उत्पाद है उसको प्लस के द्वारा, मतलब बीच में प्लस लगेगा, बीच में क्या लगेगा, प्लस, ये उत्पाद हो गया, मतलब बीच में प्लस के साइन लगेंगे। तरीका बता रहा हूँ कैसे आप लोगों को रासायनिक समीकरण लिखना है। तो जितने उत्पाद हो सबको प्लस लगा के बना लीजिए, जितने अभिकारक उसको प्लस लगा के बीच में एरो लगा दीजिए। थर्ड नंबर देखिए, देखिए अगर सॉलिड है, क्या है, ठोस है, ठोस है तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे भाई, ब्रैकेट में लिखेंगे, अभी मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सॉलिड है तो एस, और लिक्विड है तो, लिक्विड मतलब तरल, जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था अलग होता है, तरल अवस्था अलग, तो इसको एल, लिक्विड एल, ठीक है। गैस है, गैस है तो उसके लिए जी, गैस है तो जी, और तरल रूप में, किस रूप में है, तरल रूप में, तरल रूप में है तो उसको एक्वा, एक्वा फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्वा फॉर्म, ए क्यू, क्या बनाएंगे, ए और क्यू, ठीक। जैसे आप Fe में H2SO4 बना देते हो तो फेरस सल्फेट बनता है, क्या बनता है, फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट में आप एक्वा लगाओगे, क्योंकि ये ठोस द्रव मतलब दो फॉर्मेट में है, ये सिंगल फॉर्मेट में नहीं है, इसमें दोनों रूप है। जैसे आपने जल डाला, जल में नमक डाल दिया, पानी आपने बॉयल किया उसमें नमक डाल दिया, तो वो जो बना वो एक्वाटिक फॉर्म हो गया, एक्वा फॉर्म हो गया, कौन सा फॉर्म हो गया, एक्वा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए, समझिए इस बात, परमाणुओं को बराबर करेंगे, परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे, कैसे, जैसे जैसे ये O2 है और ये क्या है, H2 है, साधारण समझ लीजिए, जैसे अभी फंस रहा था, तो अब इससे क्या बनेगा, ये O और S तो बनेगा ही, ठीक है, या H और O तो बनेगा ही, लेकिन इसको बैलेंस करिए, H कितना होना चाहिए, 2 है ना, तो ये H2O बना। अब देखो, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जल बनता है, जल बना दिया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और इसमें ऑक्सीजन क्या है, 1, तो हमने ये 2 लगा दिया। अब देखिए ये हाइड्रोजन क्या है, 2 हो गया, परमाणु क्या, हाइड्रोजन 2 हो गया, इसमें कितना है, 2 है, तो इससे पहले आप क्या लगा दीजिए, 2, तब तो ये 4 होगा, 4 हाइड्रोजन, 2 2, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, इससे पहले लगा ये 2। अगर किसी से पहले इस तरह से लग गया, बाद में कितने भी एलिमेंट्स हैं इस तरह से कुछ भी हैं, तो सबके साथ इसका मतलब ये लगा है, क्योंकि ये परमाणु, ये अणुओं की संख्या को बताता है और ये परमाणुओं की संख्या को बताता है, समझ लीजिए, अणुओं और परमाणुओं को बताते हैं, ठीक। तो 2 का मतलब ये 2 2 क्या हो गया, 4, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से हमें बैलेंस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बैलेंस, परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे, अगर 2 ऑक्सीजन इधर है तो 2 ऑक्सीजन इधर भी, हाइड्रोजन 4 इधर है, हाइड्रोजन 4 इधर भी, ठीक है, बैलेंस बराबर करना है। उसके बाद 5वां नंबर समझ लीजिए, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है भाई, उत्प्रेरक का मतलब, जैसे मान लीजिए ये दोनों चीजें मिलाई जा रही है, जिससे जल मिलता है, तो इसमें जैसे हमने बना दिया डेल्टा, डेल्टा का मतलब गर्म करने पर, तो या मान लीजिए जैसे कोई मिल गया, जैसे ये तीर के ऊपर हमने लिख दिया आयरन, तो इसका मतलब हो गया आयरन की उपस्थिति, उत्प्रेरक का मतलब जो भी उपस्थित होगा, उपस्थित, जो भी उपस्थित होगा उसको एरो के ऊपर आपको लिखना होगा, ठीक। अब जैसे O2 था, ये गैस था, तो ये हमने गैस लगा दिया, ये भी गैस था, ये गैस बना दिया, ये वाटर है, लिक्विड फॉर्म में है, जल में, तो L लिख दिया। ये G और L और S का मतलब तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। फिर से समझ लीजिए, जो भी रासायनिक समीकरण आप लिखेंगे तो सबसे पहली बात तो अभिक्रिया को एक साइड में लिखेंगे, उत्पाद को एक साइड में लिखेंगे। अभिक्रिया जितनी भी मात्रा में होंगे उसको प्लस प्लस के रूप में लिखेंगे, और उत्पाद जितने भी होंगे 1 2 3 4 उसको भी प्लस प्लस के रूप में लिखना होगा, बीच में एरो बनाना होगा, ठीक है। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L और गैस के लिए G, और तरल पदार्थ है तो एक्वाटिक फॉर्म, जैसे आप जल में नमक डाल देते हैं, घोल तो तैयार हो जाता है। परमाणुओं की संख्या को आप बराबर करेंगे, उत्प्रेरक जो है उसको भी एरो के ऊपर बनाएंगे कि किसकी मौजूदगी में कौन उपस्थित था। जैसे आप अपने किसी दोस्त से लड़ाई करते हो, तो अगर आप अपने फ्रेंड से लड़ाई करते हो तो इसका मतलब सीधी सी बात है, एक तो कैटालिस्ट होना चाहिए, एक तो उत्प्रेरक होना चाहिए, बीच में आ गया, वाई जब एक दोस्त आपको एक हाथ मार देता है तो आप क्या कहते हैं, चलो दोस्त है छोड़ दें, लेकिन एक आदमी ऐसा आता है, एक स्टूडेंट ऐसा आता है, एक दोस्त ऐसा आता है, अरे तुमको ऐसा मार दिया उसने, तो तुम क्या करते हो, जाकर उसको
पहना देते हो, मार देते हो। करेक्ट, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब तुम उसको मारना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उत्प्रेरक के कारण, एक उपद्रवी प्राणी के कारण, एक व्यक्ति के कारण तुम्हें मारने पर उसने मजबूर कर दिया। तुम नहीं भी मारना चाहते थे, या थोड़ा सा बुलबुले उठ रहे थे तुम्हारे दिमाग में कि हमें इसे मारना है, लेकिन तुम उसको मार देते हो क्योंकि वो उपद्रव कर देता है, अरे तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हें इसलिए मार दिया। ओके, समझ आ रहा है? तो उत्प्रेरक का काम केवल भिड़ाने वाला होता है, अभिक्रिया की वेग को बढ़ाना या घटाना। ठीक है, कभी कभी कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, वो पहुंच गए और आपको क्या करेंगे, कहेंगे यार मतलब यार बंधन का काम करते हैं। ठीक, तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। स्टूडेंट्स, दोनों लेक्चर्स में आज आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप ऑफ रिएक्शन पे चर्चा करेंगे, अभिक्रियाओं के प्रकार पे चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा लेसन नहीं है, 3 से 4 मार्केबल ये क्वेश्चन आते हैं इसके, बहुत बड़ा लेसन नहीं है, बहुत छोटा लेसन है, 3 लेक्चर 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतनी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, वो आप लोग स्टडी भी करते रहेंगे। ठीक, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, देन यू आस्क इन माय व्हाट्सएप नंबर, और कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, टेक्निकल इशू हो जाने के कारण पहला वीडियो में दूसरे वीडियो को इंक्लूड किया जा रहा है, ये लेक्चर नंबर 1 ही है। लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।